तो पहले हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट, मतलब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ अ डॉट। अगर हम दो वेक्टर्स के बीच में डॉट रख लें तो हमें क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू हमारे पास आता है ए बी कॉस थीटा। फिर हमने पढ़ा था कि कैसे निकालते हैं, जहाँ पे ए बी कॉस थीटा हमारे पास पूरा मैग्नीट्यूड होता है। मतलब डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो हमें आंसर में हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। इस वजह से हम डॉट प्रोडक्ट को दूसरा नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, अभी मुझे बताओ, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें आंसर क्या मिलता है? स्केलर मिलती है या कोई वेक्टर क्वांटिटी मिलती है? जी, जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे तो हमें कोई स्केलर क्वांटिटी मिल रही थी, लेकिन अब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर और वेक्टर? यू गाइस आर ठीक है, वेक्टर। तो इस वजह से ही हम इसको दूसरा नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसके आंसर में हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो वो प्रोडक्ट मिलता है वेक्टर। तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अभी देखो क्रॉस प्रोडक्ट है तो इस वजह से दो वेक्टर्स के बीच में मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे क्रॉस बनाना पड़ेगा, इस वजह से तो वो क्रॉस कहलाएगा। और वेक्टर प्रोडक्ट है मतलब आंसर में हमें वेक्टर मिलना चाहिए। तो ए डॉट बी कर रहे थे तो ए बी कॉस थीटा आ रहा था हमारे पास, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कॉस थीटा आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमें लगाना पड़ेगा साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, अब मुझे पता है ये तो मेरा पूरा क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी तो मेरे पास ऐसी क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। अब ए बी साइन थीटा, तो ये मेरे पास पूरा मैग्नीट्यूड हो गया, जैसे हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए बी कॉस थीटा पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड होता है, जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो स्केलर प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर इसको डायरेक्शन की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, और हमें पता है अ वेक्टर विच इज़ यूज टू गिव द डायरेक्शन to any other vector is what we call यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, हम कोई भी छोटा सा साइन लगा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम u यूज़ कर लेते हैं, उसके ऊपर कैप, जहाँ पे हमें बताता है कि दिस इज टू गिव द डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन कौन सी क्वांटिटी हो गई हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में हमें आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगी वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, और उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, ए बी साइन थीटा से निकालेंगे, और फिर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सिंस दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन भी निकलेगी, तो डायरेक्शन हम निकालेंगे उसकी यू कैप से। ठीक है, अब मुझे यू कैप फाइंड करनी है, मुझे इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस फॉर्मूला को उल्टा फुल्टा अरेंज कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, राइट। तो इसकी डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, आप इसका यू कैप कैसे निकालोगे, आप ऊपर जो रखोगे वो ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर रखोगे, और डिवाइडेड में उसका पूरा मैग्नीट्यूड रखोगे। हम बोलते हैं ना अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, वो हमारे पास कहलाता है यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास वेक्टर हो गया, अब इनके ही मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड करवा देंगे। तो ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये दो मोड लगा लिए, ये हमारे पास मिल जाएगा इसका यूनिट वेक्टर, मतलब इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन। अब देखो, जैसे कि हमने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट में कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के हमेशा वन आंसर देते हैं, इनका आंसर वन का होता है। लेकिन अगर हम सिमिलर कंपोनेंट्स, मतलब सिमिलर कंपोनेंट मतलब रेक्टेंगुलर सिमिलर कंपोनेंट्स, या आप लोग बोलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स का हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, जैसे कि सिमिलर हमारे पास कंपोनेंट क्या है, आई आई, तो आई और आई का अब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, पहले हम आई और आई का डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे तो वन का आंसर आ रहा था, फिर जे और जे का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे तो भी वन के इक्वल आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जे क्रॉस जे करेंगे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, के क्रॉस के का आंसर। अब यहाँ पर जब हम सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर हमेशा ज़ीरो मिलेगा, वहाँ पर जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे सिमिलर कंपोनेंट्स का तो आंसर वन मिल रहा था, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू वन,
मतलब सबका आंसर 1 के इक्वल आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जब आप सिमिलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करवाओगे आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है। फिर अगर आप डिफरेंट डिसिमिलर कंपोनेंट्स को आप मल्टीप्लाई करवाते हो, फॉर एग्जांपल i क्रॉस j, तो आंसर क्या आएगा? जो थर्ड रिमेनिंग वेक्टर है कौन सा? k, तो आपका आंसर में k मिलेगा, ठीक है। फिर दोबारा आप j क्रॉस k कर रहे हो तो रिमेनिंग क्या है? i है, तो i आपका आंसर में मिलेगा। फिर दोबारा आप i क्रॉस k कर रहे हो तो हमें आंसर में क्या मिलेगा? जो रिमेनिंग है j, तो हमें j मिलेगा। तो ऐसे करके सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है और डिसिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा थर्ड वेक्टर के इक्वल होता है, जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं a वेक्टर है मेरे पास, उसको ही मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ उसी के वेक्टर के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा? सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट? जी 0। 1 तब आता है जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा जी, एक मिनट, ओके। हाँ ठीक है, तो a क्रॉस a जब हम करवा रहे हैं तो 0 मिल रहा है। अब इसका रीज़न भी सुन लो क्यों हमें 0 मिल रहा है। क्योंकि a क्रॉस a, अगर मेरे पास एक ऐसा वेक्टर है और मैं दूसरा वेक्टर भी इसी के ऊपर ले रही हूँ, तो मुझे बताओ इसका एंगल कितना बनेगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, a और a के बीच में? 0 डिग्री। और हमें पता है यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में साइन एंगल यूज़ करते हैं, क्योंकि a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। तो मुझे बताओ साइन 0 किसके इक्वल होता है? 90। साइन 0 0 के इक्वल होता है, 90 के इक्वल नहीं, मैं वैल्यू पूछ रही थी। तो साइन 0 0 के इक्वल होता है, इस वजह से हमने बोला कि a क्रॉस a हमेशा 0 के आंसर देगा। जबकि हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर a वेक्टर है और उसका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं उसी के वेक्टर से, तो मुझे बताओ ये हमारे पास a है वेक्टर और इसके ऊपर ही a बना लिया हमने वेक्टर। अब यहाँ पर 0 डिग्री है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस थीटा लेते हैं, तो a भी कॉस थीटा, और कॉस 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 के, ठीक है। तो आंसर में हमें क्या मिलेगा? आंसर में हमें इसका a का स्क्वायर होके मिलेगा, मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर तो सेम रहता है ना, लेकिन यहाँ पर अगर 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आंसर मिलता है। तो आई होप ये थोड़ा बेसिक क्लियर है। अब हम लेते के जी माइक म्यूट करो यार। चलो चलो ठीक है। अब हमें लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट मैंने सिखाया था, हम किसी भी चीज़ का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं, a हमारे पास वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 6k, ये मेरे पास a वेक्टर है। b वेक्टर मैंने ले लिया है 2i प्लस 4j प्लस का k। अब मुझे इसका पहले डॉट प्रोडक्ट लेना है, मतलब a डॉट b करना है, मतलब स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, कोई सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब 3i प्लस 4j प्लस 6k डॉट प्रोडक्ट हम इसका ले रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई करवा रहे हैं b वेक्टर 2i प्लस 4j प्लस का k। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं दो ब्रैकेट्स को? ऑफ कोर्स इसके फर्स्ट कंपोनेंट को इसके पूरे 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऐसे ही करवाते हैं ना हम मल्टीप्लाई किसी चीज़ को, कि अगर हम मेरे पास ये देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 है और 2 प्लस 3 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करवाऊँगी? नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस 3। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करवाऊँगी? पहले 4 को x से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो मेरे पास हो जाएगा 4x, और फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो 12 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हम पहले कंपोनेंट को सारे जो ब्रैकेट में एलिमेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो चलो ठीक है, जब मैं 3i को 2i से मल्टीप्लाई करवाऊँगी, मतलब डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ, तो 2 3 तो 6 होता है। मुझे बताओ i डॉट i सिमिलर कॉम्पोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? सिमिलर कॉम्पोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। अब 1 लिखो ना लिखो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर जब 3i हमारे पास 4j से मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे बताओ 3 4 तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। लेकिन मुझे बताओ डिसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? i डॉट j करेंगे किसके इक्वल आएगा? दोबारा क्या?
क्या पूछा है, रिपीट करो। अच्छा, मैंने पूछा है कि जब मैं डिसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो मेरे पास किसके इक्वल आएगा? जैसे सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो डिसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो i और j को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 आएगा। तो 12 0 ज़ा 0 ही हो जाएगा, मतलब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दोबारा आप 3i को k के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो i डॉट k डिसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट 0, तो 0 हो जाएगा, मतलब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3i को जब 2i से मल्टीप्लाई करवाए तभी मुझे आंसर मिला 6। अब 4j को भी तीनों से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, ठीक है? तो 2i से ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करवाऊंगी। 2i से जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि j डॉट i डिसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट 0। तो 4j को जब मैं 4j से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा? 16, क्योंकि 4 4 ज़र क्या होता है? 16 होता है। और j डॉट j सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दोबारा 4j को आप k से मल्टीप्लाई करवाओगे 0 आएगा, क्योंकि डिसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट 0। अब 6k को दोबारा सबसे मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, लेकिन 6k को जब आप k से मल्टीप्लाई करवाओगी तो सिर्फ 6 आ जाएगा, क्योंकि k डॉट k इक्वल टू 1। अब 6 + 16 + 6 आंसर क्या आएगा? 6 6 12, 12 और 16 हमारे पास 28 आंसर आएगा। तो 28 मेरे पास क्या आया? डॉट प्रोडक्ट आया। मुझे बताओ क्या डॉट प्रोडक्ट लेना आ गया आपको कि कैसे लेते हैं डॉट प्रोडक्ट? जी, आया या नहीं? तो आप ऐसे ऐसे आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है कि 3i को आप सबसे मल्टीप्लाई करवाओ। अब आप बस ऐसे बोलो कि 3i को आपको i कंपोनेंट वाले से ही डॉट प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि सारे डिसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, तो लेने की कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो 3i को आप सिर्फ 2i से मल्टीप्लाई करवाओगे, 4j को 4j से मल्टीप्लाई करवाओगे, 6k को k से कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करवाओगे। मुझे बताओ समझ आया या नहीं? आ गया। ठीक है, आ गया। अब हम अपने क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। अगर अब मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो मैं कैसे लूँगी? ये मेरे पास दो सेम वेक्टर्स हैं। आप क्या करोगे? आप ए क्रॉस बी करोगे, क्योंकि अब आया है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लोगे? ऑफ कोर्स आपको क्या करना है? आपको ये दो डंडियाँ बनानी हैं बड़ी बड़ी, और आपके कितने कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं इस वेक्टर में? आई भी है, जे भी है और के भी है। तो आप अपने आई जे के को यहाँ पर लिख लोगे, अपने कंपोनेंट्स को, जो आपके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स हैं, आप उन तीनों को लिख लोगे अपने फर्स्ट लाइन में, मतलब फर्स्ट रो में। हम इस वाली चीज़ को, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, हम उसको बोलते हैं रो। तो ये जो मेरे पास है ना, ये मेरे पास है रो, और ये जो मेरे पास होती है ना, ये मेरे पास होती है कॉलम। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन इज ऑलवेज कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज रो। तो आई जे के को पहले तो आपको क्या करना है? आपकी फर्स्ट रो में लिख देना है। फिर आप सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कोएफिशिएंट्स लिख लोगे। तो देखो आई का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। फर्स्ट वेक्टर मेरे पास ए है, ठीक है, तो आई का कोएफिशिएंट है 3, तो आई के नीचे आप लिख लोगे 3। जे का कोएफिशिएंट क्या है? मुझे बताओ, फर्स्ट वेक्टर मतलब ए वेक्टर में जे का कोएफिशिएंट क्या है? 4 4। तो मतलब जे के नीचे हमने लिख लिया 4। फिर के का कोएफिशिएंट क्या है? 0 1 6। ये रहा, मैंने फर्स्ट वेक्टर की बात की है, मतलब ए वेक्टर, तो के का कोएफिशिएंट 6 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 6। अब जो थर्ड रो आएगी वो आपके पास सेकंड वेक्टर के कोएफिशिएंट्स आएंगे। तो आई का कोएफिशिएंट क्या है? 2। जे का कोएफिशिएंट क्या है? 4। 4 ठीक है, और के का कोएफिशिएंट क्या है? 1 1। 0 कभी भी मत बोलना, अगर किसी भी कोएफिशिएंट के साथ कुछ भी नहीं है तो एक्चुअली यहाँ पर 1 प्रेजेंट होता है, इस वजह से तो वो कोएफिशिएंट है। अगर 0 होता तो 0 के से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाता, के भी प्रेजेंट नहीं होता फिर हमारे पास। ठीक है, अब मेरे पास ये बेसिक बन गया। अब इस जो हम डंडियों को बोलते हैं ना, हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। हमें डिटर्मिनेंट लेना है। अब डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं? देखो बहुत सिंपल है। आप फर्स्ट वाले कंपोनेंट को लो, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट आ गया। अब जिस कंपोनेंट को आप ले चुके हो उसकी लाइन, मतलब उसकी कॉलम और उसकी रो कैंसिल हो जाएगी। तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास ये वाला स्क्वायर बचा। फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, 4 1 ज़ार 4 होता है, बीच में माइनस की साइन लगा के अब इसको
ऐसे डायगनली मल्टीप्लाई करवाओ, 6 4 ज़ार 24, तो 4 माइनस 24। अब ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, मतलब आई के लिए। अब मुझे करवाना है जे के लिए, तो अब अगर आप जे ले रहे हो तो आप माइनस के साइन से लोगे, ठीक है। तो माइनस का जे आ गया। अब आपने जे लिया तो आपका ये लाइन और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बचा क्या, 3 6 2 1। तो मुझे बताओ 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, बीच में आएगी माइनस की साइन, और ये अब डायगनली मल्टीप्लाई करवाने 6 2 ज़ार 12 आ गया, ठीक है। अब फिर थर्ड कंपोनेंट के लिए करवाएंगे, मतलब प्लस के लिए करवाएंगे। याद रखना जो आप बीच वाला कंपोनेंट जे लेते हो ये हमेशा माइनस में आएगा, हमेशा ही माइनस में आएगा। बाकी के और आई हमेशा पॉजिटिव आते हैं। अब के ले रहे हो तो ये वाली लाइन और ये वाली कॉलम कैंसिल हो गई, तो अब बचा क्या, 3 4 4 2, तो 3 4 ज़ार 12 होता है, और माइनस की साइन बीच में आ गई, 4 2 ज़ार 8 होता है। ये हमारे पास बेसिक हो गया कि आप कैसे खोलते हो। अब आओ मल्टीप्लाई करवा दें। पहले तो आई हमारे पास सिंपल आ गया, 4 माइनस 24 इज़ माइनस 20, ठीक है। माइनस का जे आ गया, 3 माइनस 12 इज़ माइनस का 9, ठीक है। प्लस का के आ गया, 12 माइनस 4 इज़ 4, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करवाओ, माइनस 20 आए ज़ार माइनस 20 आए, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, जे 9 ज़ार 9 जे, और प्लस के 4 ज़ार 4 के, प्लस 4 के। तो ये मेरे पास बेसिक आ गया क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर। जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट लेना सीखा ऐसे हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, डिटर्मिनेंट की साइन लेके हम डिटर्मिनेंट ले रहे होते हैं एक्चुअली। मुझे बताओ समझ आया या नहीं। अगर अभी तक क्रॉस प्रोडक्ट में कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग पूछ सकते हो। नहीं हो गया क्लियर। क्लियर। अब मुझे आप लोग बताओ मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट कब आएगा, व्हेन एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स विल बी व्हाट। 90, क्योंकि साइन 90 1 के इक्वल होता है। और मिनिमम डॉट प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट कब आएगा, क्या? मिनिमम क्रॉस प्रोडक्ट कब आएगा, एंगल कब, मतलब एंगल क्या होगा तब, 0। गुड। अब हमने बेसिक हमारा क्रॉस प्रोडक्ट भी कर लिया और डॉट प्रोडक्ट भी कर लिया। अगर आपको कोई इसमें क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना अब हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसके फर्स्ट मेथड को डिस्कस कर लें, जो कि है ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। नहीं क्लियर है। ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। हमने पहले ही हमारी वेक्टर्स में शर्त रखी थी कि हमारे पास वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। अब ये आ गया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कि हमें बोलता क्या है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इस वेक्टर एडिशन के भी हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। कौन से भाई वो दो मेथड्स होते हैं हमारे पास। एक जो हमारे पास होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड, कि आप ग्राफिकली वेक्टर्स को ऐड करवाओ, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, या ग्राफिकल मेथड बोल दो, जिसको आप बोलते हो जियोमेट्रिकल मेथड है, क्योंकि ग्राफ्स किस में बनती हैं, ज्योमेट्री में बनती है ना। तो आप लोग बोल सकते हो कि दिस इज जियोमेट्रिकल मेथड, दिस इज व्हाट, दिस इज जियोमेट्रिकल मेथड। आप लोग ग्राफिकल मेथड बोलो, जियोमेट्रिकल मेथड बोल दो, बात एक ही है। फिर हमारे पास जो दूसरा मेथड होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का, वो होती है एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। तो एक होता है ग्राफिकल मेथड जिसको आप बोलती हो जियोमेट्रिकल मेथड, और दूसरा हमारे पास होता है एनालिटिकल मेथड जिसको आप फॉर्मूला मेथड भी बोल रहे होते हो। फॉर्मूला मेथड क्या, फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला का इन्वॉल्व होना इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल फॉर्मूला मेथड। तो एक ग्राफिकल मेथड, जियोमेट्रिकल मेथड, दूसरा एनालिटिकल मेथड जिसको हम फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं। अब मुझे बताओ दोनों मेथड में से एक्यूरेसी किस में ज़्यादा होगी, what will be more accurate, which method will be more accurate। एनालिटिकल। एनालिटिकल। क्यों होता है एनालिटिकल मेथड हमारे पास मोर एक्यूरेट, आंसर है
बिकॉज इसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो तभी हमारे पास एक्यूरेट आता है आई गेस। डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर जो हम ग्राफिकल मेथड यूज़ कर रहे होते हैं ना, वी कैन फाइंड एनीथिंग बाय इंस्ट्रूमेंट। देखो हम इंस्ट्रूमेंट से सब कुछ फाइंड करते हैं। यहाँ पर जब हम जियोमेट्रिकल मेथड ले रहे हैं, ग्राफिकल मेथड ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो चीज़ें फाइंड करेंगे ना, हम इंस्ट्रूमेंट से करेंगे। और हमें पता है इंस्ट्रूमेंट में कितने एरर्स होते हैं, हम एरर्स पढ़ के आए ना अभी अभी। इंस्ट्रूमेंट में कितने एरर हो सकते हैं, ज़ीरो एरर हो सकता है, सिस्टमेटिक एरर, मतलब सिस्टमेटिक एरर का ही टाइप है ज़ीरो एरर। पर्सनल एरर भी हो सकता है जो ऑफ कोर्स बाइस्ड है। तो हमारे पास बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में। इस वजह से हमारे पास एक्यूरेसी क्या होती है, लो होती है एक्यूरेसी यहाँ पर, कि गलती होने के चांसेस होते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा अगर हम इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज़ फाइंड करें। लेकिन अगर हम उसकी जगह ही कोई चीज़ मेथड से फाइंड करें तो ऑफ कोर्स हमारे पास आंसर्स में गलतियों का कम चांसेस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, मेरे पास ये साइड इसका 4 मीटर दिया हुआ है, मुझे ये साइड इसका 3 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर मेरे पास 90 डिग्री एंगल है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे इसका हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो क्या मैं कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं चाहिए, इसके लिए बस मुझे एक फॉर्मूला की ज़रूरत चाहिए। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और परपेंडिकुलर हमें क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो ये भाई मुझे h फाइंड करना है सिर्फ। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट ऑन बोथ साइड कर लिया। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 4 4 ज़ा 16 आ गया। बेस हमारे पास 3 दी हुई है, 3 3 ज़ा 9 आ गया। इनको ऐड किया 25 आ गया। और हमारे पास 25 इज़ द परफेक्ट रूट ऑफ 5। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 5 आ गया। भाई इसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये ऑफ कोर्स जो हमने फार्मूला से फाइंड किया ये 5 ही होगी। इसमें कोई चांस नहीं है कि 5 के बाद कोई नंबर होगा या डिजिट होगा। लेकिन अगर हम इसको इंस्ट्रूमेंट से फाइंड करते तो हमारे पास बहुत गलतियों के चांसेस हो सकते थे। दिस इज़ द रीज़न एनालिटिकल मेथड इज़ मोर एक्यूरेट देन ग्राफिकल मेथड। लेकिन ऑफ कोर्स हमारी सिलेबस में ग्राफिकल मेथड है तो हमें ग्राफिकल मेथड भी पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर है कि ग्राफिकल मेथड एक्चुअली होता क्या है, तब हम जाएँ कि ग्राफिकल मेथड हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब वेक्टर एडिशन हमारे पास आ गया बाय ग्राफिकल मेथड। हम इसमें एक्चुअली फाइंड क्या कर रहे होते हैं, हम फाइंड कर रहे होते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास वो वेक्टर होती है जो कि हमारे पास क्या प्रोड्यूस करे, दिस इज द सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द एक्शन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स। देखो जब हम 3 और 4 को ऐड करेंगे तो मुझे 7 मिलता है। तो आप समझ लो 7 एक वेक्टर है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर है, जो कि एक सिंगल वेक्टर है और वो इफेक्ट इन दोनों वेक्टर्स का प्रोड्यूस करेगा, 3 का भी करेगा, 4 का भी करेगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स, 2 और मोर वेक्टर्स या 2 और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसके ऊपर मैंने 4 न्यूटन फोर्स लगाई यहाँ से और मैंने इसके ऊपर 6 न्यूटन फोर्स लगाई यहाँ से। तो अब मैंने इसके ऊपर 2 फोर्सेस लगा दी और ये मूव कितने फोर्स से करेगा, अब 10 न्यूटन से करेगा, क्योंकि 4 न्यूटन मैंने यहाँ लगाई, 6 न्यूटन यहाँ लगाई, तो 4 + 6 इज 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन से ये हमारे पास फोर्स लग रही है इसके पास इंटायरली, मतलब अब ये बहुत ज़्यादा तेज़ मूव करेगा। तो 10 न्यूटन मेरे पास एक ऐसा वेक्टर आ गया जो कि 2 वेक्टर से मिलके बना हुआ है, एक 4 न्यूटन और एक 6 न्यूटन। तो 10 न्यूटन इज़ अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ बोथ 4 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। मुझे बताओ रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन क्लियर है? अब हम एक्चुअली वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में कर रहे क्या होते हैं, हम रिजल्टेंट वेक्टर ही तो फाइंड कर रहे होते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे फाइंड करें, यही हमारे पास एक्चुअली होता है कि हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड करें, इसलिए ही हमारे पास आता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप ग्राफिकली भी यूज़ कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड यूज़ करो रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करें, या एनालिटिकल मेथड यूज़ करो, फॉर्मूला मेथड यूज़ करो टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। अभी जो हम फाइंड कर रहे हैं ऑफकोर्स रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं बाय द यूज़ ऑफ ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में भी हमारे पास 3 बेसिक लॉज आ जाते हैं। फर्स्ट लॉ हमारे पास जो होता है वो होता है पॉलीगॉन रूल ऑफ पॉलीगॉन, पूरा लिख लेते हैं इसको हम, पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। हम पॉलीगॉन रूल को फॉलो करेंगे टू फाइंड आवर रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर एडिशन। इसको हम हेड टू टेल रूल भी बोलते हैं। तो व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन? इसका दूसरा नाम होता है हेड टू टेल रूल।
हेड टू टेल रूल। अभी ये रूल हमारे पास कहता क्या है? ये रूल हमें कहता है कि अगर आपका एक वेक्टर ईस्ट में लग रहा है, फॉर एग्जांपल इफ़ माय ए वेक्टर इज़ 10 न्यूटन और वो 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है इन द एक्स एक्सिस में लग रही है, ठीक है। और जो मेरा बी वेक्टर है वो मेरे पास 12 न्यूटन है और वो हमारे पास लग रही है वाई एक्सिस में, मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। फिर मेरे पास एक सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन और उसकी डायरेक्शन है जेड एक्सिस में, ठीक है। तो मुझे बोलते हैं इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करो। अब मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूँगी? ऑफ कोर्स अगर ए न्यूटन, हमारे पास 10 न्यूटन है, ए वेक्टर 10 न्यूटन है और एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो एक्स एक्सिस यहाँ पर होता है हमें पता है, तो ये मेरे पास क्या हो गया? 10 न्यूटन हो गया। अब मुझे बताओ बी हमारे पास क्या है? 12 न्यूटन है और 12 न्यूटन वाई एक्सिस पर लग रहा है, तो मेरे पास ये आ गया सॉरी हम इसको अलग से बना लेते हैं, तो ये मेरे पास 12 न्यूटन आ गया जो कि वाई एक्सिस में लग रहा है। अब मेरे पास जेड एक्सिस कैसे होता है? जेड एक्सिस मेरे पास आउटवर्ड द प्लेन होता है और ये हमारे पास 8 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। ये मैंने बेसिक बना ली। अब हम इसको ऐड कैसे करेंगे टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर? आप लोग देखो, ये 10 न्यूटन आ गया। रूल ये है कि आप हेड से टेल को मिलाओ, हेड से टेल को मिलाओ, हेड से टेल को मिलाओ। फर्स्ट वेक्टर के हेड से आपको दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाना है और दूसरा वेक्टर क्या है? 12 न्यूटन है, तो आप दूसरे वेक्टर की टेल लोगे और इसको मिला लोगे, क्या बनेगा? ये 12 न्यूटन। ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना। अब थर्ड वेक्टर की दोबारा मुझे क्या लेनी है? टेल लेनी है और टेल से मुझे मिलाना है किसको? मुझे मिलाना है इसको। तो अब मैं ऑफ कोर्स इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकती हूँ, तो ये मैंने पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर बना लिया। ये कितना है? 8 न्यूटन। अब मुझे फाइंड क्या करना है? अब मुझे फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर। तो बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए आप रिजल्टेंट वेक्टर की टेल लो और उसको फर्स्ट वेक्टर जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ से बनाओ और हेड बना लो लास्ट वेक्टर में। लास्ट वेक्टर ये था तो लास्ट वेक्टर की तरफ हेड बना लो और टेल बनाओ फर्स्ट वेक्टर की। तो ये मेरे पास जो आ गया, ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर? यहाँ पर पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में या हेड टू टेल रूल में आप फर्स्ट वेक्टर के हेड को लो, दूसरे वेक्टर की टेल से मिलाओ, फिर दूसरे वेक्टर के हेड को लो, तीसरे वेक्टर की टेल से मिलाओ। जो लास्ट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, उसको आप हेड को लोगे और लास्ट वाले वेक्टर के हेड से जोड़ दोगे और उसकी टेल को फर्स्ट वाले टेल से जोड़ दोगे। मुझे बताओ, इज दिस फर्स्ट रूल ऑफ ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर टू यू? Yes. दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब हमारे पास जो दूसरा लॉ आता है ग्राफिकल मेथड में, वो हमारे पास आता है क्या? वो हमारे पास आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले था पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, अब है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब इसमें ट्राइंगल बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने के लिए। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या बोलता है? ये सिर्फ हमारे पास यूज़ होता है टू ऐड द टू वेक्टर्स ओनली। सिर्फ दो वेक्टर्स आप लोग ऐड कर सकते हो इसमें। क्यों? मुझे कोई रीज़न बताएगा? यहाँ पर पॉलीगॉन रूल में आप n वेक्टर्स मतलब ऐड कर सकते हो। n वेक्टर्स एडेड मतलब कितने भी वेक्टर्स हों आप उनको ऐड कर सकते हो। लेकिन जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है उसमें सिर्फ आप दो वेक्टर्स ऐड कर सकते हो। मुझे रीज़न बताओ वाई? क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो अगर हम 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो तीसरा हमें रिजल्टेंट मिलेगा। बिल्कुल परफेक्ट है। तो दो वेक्टर्स आप ऐड करोगे, तीसरा हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा, तो 3 साइड्स पूरी हो गई ट्राइंगल की। लेकिन यहाँ पर आप n वेक्टर्स ऐड कर सकते हो, तो पॉलीगॉन कुछ भी हो सकता है। हेप्टागन भी हो सकता है, ऑक्टागन भी हो सकता है, नोनागन भी हो सकता है, डेकागन भी हो सकता है। तो पॉलीगॉन कोई भी हो सकता है, लेकिन ट्रायंगल में तो 3 साइड्स ही होनी चाहिए और दो वेक्टर्स अगर हमने ले लिया तो तीसरा तो ऑफकोर्स रिजल्टेंट आएगा ना। तो इस वजह से यू कैन ऐड ओनली 2 वेक्टर्स एट ए टाइम इन अ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पर हमें क्या बोलता है? अगर आपकी एक वेक्टर ये है a और b वेक्टर, ऑफ कोर्स दो वेक्टर्स ऐड कर रहे हो, तो दूसरे की आप टेल लोगे और फर्स्ट वाले के हेड से जोड़ दोगे, जैसा कि हमने वो वाला रूल पढ़ा, ठीक है। अब आप तीसरा वेक्टर कैसे ऐड करोगे? ये इसकी टेल से इसका हेड, जो हमने बेसिक यहाँ पर पढ़ा कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा, लास्ट वाले की हेड से रिजल्टेंट वेक्टर का हेड मिलेगा और फर्स्ट वाले की टेल से रिजल्टेंट वेक्टर का टेल मिलेगा। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर।
मुझे बताओ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर है? हाँ। चलो अब लास्ट इसका रूल, लास्ट ग्राफिकल मेथड का रूल जो कि हमें बोलता है पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लास में मैं अकेली ही हूँ। ओहो क्यों सब चले गए? सब आए कौन थे? हाँ। पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम मैं कुछ नहीं कर सकती ना, मुझे तो पढ़ाना है। बस ये लास्ट करते हैं और फिर एनालिटिकल मेथड तो कल ही करेंगे ऑफ कोर्स, वो बड़ा है बहुत। अब पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या बोलता है? ऑफ कोर्स अब मुझे पैरेलल बनाना है, इसके लिए भी हम सिर्फ 2 वेक्टर्स ही ऐड कर सकते हैं, 2 वेक्टर्स एडेड। अब ऐसे मत बोल देना यहाँ पर 3 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, चौथा हमारे पास वो आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। नहीं, यहाँ पर भी आप 2 वेक्टर्स ही ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वेक्टर है ऐसा ए, जिसको हम बोलते हैं, और ये मेरे पास जो आ गया है इसका आ गया बी वेक्टर। अब आप क्या करोगे? अब आप इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो? मुझे बताओ, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो? इस वाले वेक्टर को बी को? ऑफ कोर्स कर सकते हो ना, क्योंकि हमें फर्स्ट वाले वेक्टर से दूसरे वाले वेक्टर की टेल मिलानी है, फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले की टेल मिलानी है, तो मैं इसको पैरेलल यहाँ भी तो शिफ्ट कर सकती हूँ। सही है, ये देखो टेल मिल गई फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड से। ये समझ आया कि पैरेलल शिफ्ट क्यों किया? जी बोलो। कुछ नहीं। समझ आया ये? हाँ। ठीक है, अब मुझे ये वाली वेक्टर यहाँ पर मूव करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि फर्स्ट वाले वेक्टर से दूसरे वाले की टेल मिलनी चाहिए, तो ये मेरे पास आ गई यहाँ पर। अब लास्ट वेक्टर आप कैसे जोड़ते हो? फिर लास्ट वेक्टर यहाँ पर आप रिजल्टेंट वेक्टर कैसे जोड़ोगे? फर्स्ट वाली वेक्टर से टेल लोगे ऑफ कोर्स, और लास्ट वाले वेक्टर की हेड से मिला दोगे, तो ये जो आपके पास आ गया ये आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो दिस इज व्हाट वी कॉल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में। इनकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है, इस वजह से इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि हम कल की क्लास में पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, सारे मेथड, सारे फार्मूलाज, सारे एंगल्स। लेकिन ये था ग्राफिकल लॉ ऑफ मेथड एडिशन, जहाँ पे हम डायग्राम्स का यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो।